नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने अपने सीएम के नाम का ऐलान कर सबको चौंका दिया। इस बार प्रदेश की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व ने नए हाथों में सौंपी है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को सीएम बनाया। लेकिन नए चेहरों को सत्ता सौंपने के बाद सवाल यही उठ रहा है, क्या बीजेपी इन तीनों के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने में जुटी है? क्योंकि तीनों अलग अलग जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में सियासी राज्याभिषेक के साथ जाति समीकरण का फुल प्रूफ प्लान मोदी ने बना लिया है। तो क्या 24 में नए चेहरों की राजनीति ही है इस बार की मोदी नीति? देखिए ये खास रिपोर्ट। मोदी शाह का गेम प्लान, नए चेहरों के हाथों में कमान। नई पीढ़ी को सौंपी जिम्मेदारी, 24 को साधने की बड़ी तैयारी। बीजेपी में खत्म अटल आडवाणी युग, 2024 जिताएंगे नेता नवनियुक्त। वोट बैंक का खेल, कौन पास कौन फेल। कहावत है वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। बीजेपी के लिए कहावत सटीक बैठती है, क्योंकि 3 राज्यों में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने जिस तरीके से तीनों ही राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए चेहरों को सीएम की जिम्मेदारी सौंपी, उसने यह साबित कर दिया कि अब आला कमान नई पीढ़ी की ओर रुख कर चुका है और पुराने रिवाज और रवायत बदली जा चुकी। मोदी शाह ने अपनी चौंकाने वाली पुरानी परंपरा को बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए सीएम पदों के चेहरों का ऐलान कर दिया। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को चुनने के बजाय पार्टी ने मोहन यादव, भजन लाल शर्मा और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी। बीजेपी के इस फैसले को 2024 की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि पार्टी ने इन पदों पर जो लोग चुने हैं उसके जरिए जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की है, ताकि विपक्ष लोकसभा चुनाव में जाति को हथियार की तरह इस्तेमाल ना कर सके। इसके साथ ही ये अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समय चुने हुए मुख्यमंत्रियों का दौर खत्म होने का भी संकेत देता है। हालांकि चुनाव से पहले ही इन तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को ये संकेत बीजेपी ने देना शुरू कर दिए थे कि अब नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और जीत के बाद इस संकेत को फैसले में तब्दील करने में भी आला कमान ने देरी नहीं की। जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में चुनाव मुख्यमंत्रियों के नाम पर नहीं लड़ा, बल्कि सारा अभियान पीएम मोदी और उनके गारंटियों पर केंद्रित रहा। साफ था कि बीजेपी इस बार कुछ नया करने के मूड में है। साथ ही बीजेपी ने कई सांसदों को इन राज्यों का विधानसभा चुनाव लड़वाया और नतीजों के बाद जीतने वालों से इस्तीफा ले लिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बड़े नेताओं को साइडलाइन कर उनकी जगह नए चेहरों पर दाव लगाकर भारतीय जनता पार्टी क्या हासिल करना चाहती और इससे क्या संकेत देने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा बदलाव 2024 को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। चंद महीनों के बाद देश में लोकसभा के चुनाव होने, ऐसे में बीजेपी जातीय समीकरण को सेट करने की जुगत में लगी, ताकि सवर्ण से लेकर दलित और एससी से लेकर एसटी तक के मतदाताओं को साधा जा सके। पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो विचारधारा और कास्ट का कॉम्बिनेशन हो। इसी आधार पर मोहन यादव जी को जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री पद की। और 24 की जहाँ तक सवाल है तो 2024 के चुनाव में वैसे भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा चुनौती नहीं है। वो केवल एक सीट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा और मिल जाए तो 28 से 29 हो जाएगी। तो जिस तरह से कांग्रेस का मनोबल टूटा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी केंद्रित रणनीति जो बनाती है, केंद्रीय नेता उसकी जो रणनीति बनाते हैं, उसी पर मोहन यादव को चलना है। वो तो केवल एक चेहरा होंगे, बाकी जो भी पर्दे के पीछे की रणनीति होगी वो पार्टी के आला नेताओं की होगी।
सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां बीजेपी ने दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह इस बार डॉक्टर मोहन यादव को सीएम पद से नवाजा है। सबसे पहले जानते हैं कि बीजेपी आलाकमान को एक ओबीसी की जगह दूसरे ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के पीछे क्या मजबूरी थी। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है प्रदेश के सबसे बड़े वोटर यानी कि ओबीसी को साधना। मध्य प्रदेश में यादव को लाने के पीछे का कारण यह है कि इससे राज्य में जो संदेश जाएगा वो तो जाएगा ही, लेकिन यूपी और बिहार के यादवों को भी बीजेपी एक संदेश देना चाहती है। यूपी तो मध्य प्रदेश से सटा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यादवों का वोट नहीं मिलता, लेकिन ये अन्य ओबीसी समुदायों की तुलना में कम होता है। एमपी के जरिए बीजेपी ने यूपी और बिहार के यादवों को थोड़ा नरम करने की कोशिश जरूर की है। मध्य प्रदेश में लगभग 50% ओबीसी मतदाता। बीजेपी ने 68 ओबीसी नेताओं को टिकट दिए थे, जिसमें से 44 जीत कर आए। इसी तरह कांग्रेस ने 59 ओबीसी नेताओं को टिकट दिया था, लेकिन जीत सिर्फ 16 के हिस्से में आई। सूबे की 72 सीटों पर ओबीसी आबादी 40% से ज्यादा है और बीजेपी ने इनमें से 50% में जीत हासिल की है। ये 72 विधानसभा सीटें प्रदेश के 20 लोकसभा क्षेत्रों में आती हैं। वहीं बीजेपी ने एक ब्राह्मण और एक अनुसूचित जाति के डिप्टी सीएम को नियुक्त कर संतुलन भी बिठाने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री का दाव लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त दिला सकता है। यही वजह है कि क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन साधने के लिए मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, जिनमें चुनाव से ठीक 2 महीने पहले विंध्य क्षेत्र से आने वाले राजेंद्र शुक्ला को जहां मंत्री बनाया गया था, वो अब प्रमोट होकर डिप्टी सीएम बन गए हैं। तो दूसरे डिप्टी सीएम बने हैं जगदीश देवड़ा, जो कि मालवा निमाड़ से आते हैं और दलित चेहरा भी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 21वीं सदी दलित वर्ग को यहाँ पर साधने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए मोहन यादव, जिनकी दूर दूर तक चर्चा नहीं थी, बल्कि मोहन यादव की तो सीएम के तौर पर नाम के ऐलान से पहले खींची एक तस्वीर भी काफी वायरल हुई, जिसमें वो पीछे की पंक्ति में खड़े दिख रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। मोहन यादव ओबीसी समाज से आते हैं। मोहन यादव के नाम का ऐलान करके बीजेपी देश में यह संदेश देना चाहती है कि वो ओबीसी के साथ है। साथ ही एमपी के साथ साथ 2024 में यूपी बिहार में ओबीसी को साधना भी इस फैसले की वजह मानी जा रही है। वहीं मोहन यादव की बात करें तो वो मोदी शाह के करीबी माने जाते हैं। संघ में मोहन यादव की अच्छी पकड़ है। उनका राजनीतिक करियर 1984 में शुरू हुआ। 2013 में उज्जैन दक्षिण से चुनाव लड़ा था। लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। मोहन यादव 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। 2011 से 2013 तक राज्य पर्यटन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। उनको मुख्यमंत्री बनाने के पीछे एक यादव फैक्टर के साथ साथ जो विचारों को लेकर, हिंदुत्व को लेकर उनका जो रवैया है या उनकी जो प्रतिबद्धता है, उसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एक यादव चेहरा पार्टी को मिला, मध्य प्रदेश में मिला, जिसका असर उत्तर प्रदेश से लगे हुए मध्य प्रदेश के इलाकों में होगा। बिहार में भी एक संदेश जाएगा, राजस्थान में भी जाएगा, क्योंकि यादव जो समुदाय है सभी जगह पाया जाता है और ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें कास्ट फैक्टर अन्य ओबीसी कास्ट से ज़्यादा है। वहीं अगर बात राजस्थान की करें तो सबसे ज्यादा पेंच बीजेपी के लिए राजस्थान में फंसा था, क्योंकि वसुंधरा राजे लगातार दिल्ली दरबार के चक्कर काट रही थी। कई चेहरों को लेकर कहा जा रहा था कि वो सीएम के दावेदार हैं, लेकिन मोदी शाह के मन में कुछ और ही चल रहा था। जब सीएम के नाम का ऐलान हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। एक बार फिर अपने फैसले से मोदी शाह ने सबको चौंका दिया। पहली बार विधायकी का चुनाव जीत कर आए भजन लाल शर्मा को सीएम की कुर्सी सौंप दी गई, लेकिन इसके पीछे 2024 को साधने का वो गेम प्लान है जिससे बीजेपी केंद्र में एक बार फिर सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो सके। यहां बेशक बात राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा की हो रही, लेकिन भाजपा के इस सियासी दाव को समझने के लिए आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों पर ध्यान देना होगा। इन तीनों राज्यों में अलग अलग जाति के सीएम का चुनाव करके बीजेपी ने जातिगत समीकरण साधने का पूरा प्रयास किया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी और एमपी में ओबीसी को सीएम बनाने के बाद ब्राह्मण चेहरे को सीएम बनाकर एक सर्किल को पूरा करने का प्रयास किया गया। ब्राह्मण हमेशा से ही भाजपा के कोर वोट बैंक रहे हैं।
और बीजेपी के साथ ही अपना विश्वास भी जताते आए हैं। लेकिन साल 1990 के बाद से राजस्थान में कोई भी ब्राह्मण सीएम नहीं बना। हरदेव जोशी राजस्थान में ब्राह्मण समाज से आखिरी सीएम राजस्थान में बने थे। ऐसे में दूसरे राज्यों की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम तो ब्राह्मण समाज से बनाए गए, लेकिन सीएम नहीं। ऐसे में राजस्थान में ब्राह्मण समाज के पार्टी के कार्यकर्ता को सीएम बनाकर लोकसभा में ब्राह्मण समुदाय को साधने की बीजेपी ने बड़ी कोशिश की है। साथ ही इस बात का भी संकेत देने की कोशिश की है कि ब्राह्मण समाज केवल डिप्टी सीएम के लिए ही नहीं बने हैं। अगर उत्तर भारत में ब्राह्मणों की आबादी की बात की जाए तो राजस्थान में 7% ब्राह्मण है, यूपी में 10 से 12%, हिमाचल प्रदेश में 18%, मध्य प्रदेश में 6%, बिहार में 4% ब्राह्मण बताए जाते हैं। राजनीति में पिछले कुछ सालों से विशिष्ट व्यक्तियों का ऐसा कोकस बना है जिससे समाज की अंतिम पंक्ति का व्यक्ति नेताओं से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। भाजपा ने इस कोकस को खत्म कर भजनलाल शर्मा जैसे साधारण व्यक्ति को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाकर स्पष्ट संदेश दिया है कि समाज और संगठन के लिए समर्पण का भाव ही सर्वोपरि है। पिछले 3 दिन में हजारों लोग भजनलाल शर्मा से सहज भाव में मिले हैं। ऐसा पहले कभी संभव नहीं हुआ। आज वीआईपी कल्चर के लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तरस रहे हैं और आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के साथ बड़े ही सहज भाव से फोटो खिंचा रहे हैं। जनता से सीएम की ऐसी कनेक्टिविटी का लाभ 2024 के चुनाव में जबरदस्त होने वाला है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा का चुनाव करने का एक कारण ये भी है कि अगर यहाँ किसी राजपूत को सीएम पद के लिए चुना जाता तो राजस्थान में जाट नाराज हो सकता था। ब्राह्मण राजस्थान में निर्विवाद है। वहीं भजनलाल शर्मा पार्टी के किसी भी गुट में शामिल नहीं, लिहाजा उनके नाम पर किसी की भी आपत्ति की गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता की सीएम पद पर ताजपोशी कर सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। साथ ही देश में यह संदेश गया है कि बीजेपी सभी को साथ लेकर चलती है, जिसका फायदा बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में होने की उम्मीद है। भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने। उन्हें जयपुर की सांगानेर सीट से अशोक लाहोटी का टिकट काटकर प्रत्याशी बनाया गया था। भजनलाल को संघ और मोदी शाह का करीबी माना जाता है। संगठन में लंबे समय तक काम का अनुभव है। 4 बार प्रदेश में महामंत्री भी रहे। संगठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भजनलाल ब्राह्मण समाज से आते हैं। राजस्थान में ब्राह्मणों की संख्या 7%। राजस्थान में मीणा की संख्या 7%। बीजेपी ने 19 ब्राह्मणों को टिकट दिया था। 19 में से 10 ब्राह्मण चुनाव जीत कर आए। अब तक राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में जितने भी नाम सामने आए थे, उनका किसी न किसी रूप में वसुंधरा राजे के साथ जुड़ाव की खबरें भी सामने आई थी। ऐसे में पार्टी की खोज एक ऐसे चेहरे को लेकर थी जो कि कुछ नया सोच सके, और भजनलाल के रूप में पार्टी की यह खोज खत्म भी हो गई। भजनलाल की छवि एक निर्विवादित कार्यकर्ता के रूप में रही। छात्र जीवन से ही वे एबीवीपी से जुड़े रहे, संघ के सक्रिय सदस्य भी हैं और पार्टी के मजबूत पदाधिकारी और रणनीतिकार के रूप में उन्हें राजस्थान में जाना भी जाता है। यही कारण है कि पार्टी और संघ ने उन पर विश्वास भी किया। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने पुरानी रवायत को बदला है। इस बार बीजेपी ने एक आदिवासी चेहरे को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का सीएम बनाया गया और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है आदिवासी वोट बैंक। आदिवासी चेहरे को सीएम बनाकर मोदी ने 2024 के लिए मास्टर स्ट्रोक चला, जिसका फायदा सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि उन राज्यों में भी होगा जहां आदिवासी मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी तीनों राज्यों में बीजेपी को इस बार आदिवासी इलाकों से अच्छी खासी तादाद में लोगों ने वोट किया। पार्टी ने इन राज्यों के कुल 101 एसटी सीटों में से 56% पर जीत हासिल की। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ जहां 90 में से 29 सीटें एसटी बहुल है, वहां पार्टी का असर सबसे अधिक रहा। 2018 में बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें जीती थी, जो इस बार 17 तक पहुंच गई। जहां तक ब्राह्मणों के साथ सवर्णों को साधने की बात है, मुझे नहीं लगता कि एक जाति विशेष की सोच पर ऐसा किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री गैर ब्राह्मण बनाए गए हैं। भाजपा की विचारधारा में तो सभी समाजों को साथ लेने का भाव ही सदा सर्वोपरि रहा है।
बता दें कि एक तरफ देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू बैठी, वहीं राज्य में भी आदिवासी समाज का नेतृत्व करने के लिए आदिवासी चेहरों के रूप में विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया, ताकि लोकसभा चुनाव व आगामी अन्य चुनावों में भी इसका लाभ मिल सके। ऐसा नहीं है कि बीजेपी आलाकमान ने ये पहली बार किया, इससे पहले भी बीजेपी ये दांव चल चुकी है। 2014 के बाद जब झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकारें बनी तो मनोहर लाल खट्टर, देवेंद्र फडणवीस, रघुवर दास सीएम बने थे, जिन्हें अपने कार्यक्षेत्र के बाहर बहुत कम लोग जानते थे। इनकी राष्ट्रीय स्तर पर कोई छवि नहीं थी। तीनों राज्यों में हर जाति के बीच पार्टी ने संतुलन बिठा लिया। सीएम और डिप्टी सीएम में आदिवासी, ब्राह्मण, ओबीसी, राजपूत समुदाय का प्रतिनिधित्व भी है। ऐसे में बीजेपी ने 3 राज्यों से पूरे देश के मतदाताओं को साधने की कोशिश की है, ताकि 2024 में सत्ता के सबसे बड़े सिंहासन पर फिर से काबिज हुआ जा सके। जयपुर से केजे शिवसन के साथ भोपाल से विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।